नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम हेल्दी भारत। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। आज के समय में जोड़ों के दर्द से ज्यादातर लोग परेशान हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर युवा वर्ग के लोग हो। हर किसी को जोड़ों में दर्द की समस्या है और यही जोड़ों का दर्द जब सालों साल बना रहता है तो ये व्यक्ति के दिल को भी प्रभावित करता है। इसके कारण मरीज को हार्ट अटैक भी आ सकता है। गठिया के मरीजों में ये साइलेंट किलर का काम करता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जोड़ों में लगातार दर्द, बच्चे, युवा, बुजुर्ग पीड़ित। सालों तक चले दर्द, दिल पर गंभीर असर। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना काल के बाद से क्रॉनिक दर्द के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से गठिया की बीमारी है तो वो हृदय को भी प्रभावित करती है। ऐसे में मरीज को कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना रहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गठिया में सभी जोड़ एवं मांसपेशियों में तनाव रहता है। शरीर के ऐसे अंग जहां पर मांसपेशियां अधिक होती हैं, उन अंगों को ही प्रभावित करता है। अगर किसी मरीज को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है तो उन मरीजों को कुछ सालों के बाद गठिया की बीमारी हो ही जाती है। जिन मरीजों को गठिया की बीमारी लंबे समय से होती है उन्हें डायबिटीज और बीपी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये बीमारियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गठिया किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसे हम जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। ये 16 या उससे कम उम्र के बच्चों में होने वाला एक तरह का रोग है। इस समस्या में मरीज को रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हो जाती है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम शरीर के अंगों को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना इससे पीड़ित काफी संख्या में बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो चलने की स्थिति में नहीं होते। इसका इलाज संभव है अगर समय पर किसी विशेषज्ञ की सलाह से इलाज चले। बच्चों में होने वाली गठिया अलग अलग प्रकार की होती है, जिसे ओलिगो आर्टिकुलर जुवेनाइल आर्थराइटिस, एंथोसाइटिस जुवेनाइल आर्थराइटिस और सिस्टमिक आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा युवाओं में होने वाला गठिया अलग होता है। युवाओं में होने वाली गठिया रूमेटाइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक गठिया, गाउट और सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों के इलाज में फर्क आता है। गठिया जोड़ों में सूजन और जकड़न की समस्या को मेडिकल भाषा में गठिया कहा जाता है। गठिया की बीमारी में उम्र के साथ दर्द, सूजन और अकड़न की परेशानी बढ़ जाती है। आमतौर पर यह समस्या 65 से अधिक उम्र के लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन आजकल बच्चे और युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि युवाओं में सबसे आम रूमेटोइड आर्थराइटिस की बीमारी। अगर परिवार में पहले से ही आर्थराइटिस की बीमारी चली आ रही है, यानी अगर आपके माता पिता में ये विकार है, तो आपको आर्थराइटिस होने की संभावना अधिक हो सकती है। पर्यावरणीय ट्रिगर के कारण आप गठिया के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मौजूदा समय में युवाओं में गठिया के लक्षण गंभीर साबित हो सकते हैं। उन्हें हाथों और पैरों के जोड़ों में सूजन की अधिक समस्या हो सकती है। इसके साथ ही युवाओं में रूमेटोइड नोड्यूल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बता दें कि रूमेटोइड नोड्यूल एक तरह की सख्त गांठ होती है जो त्वचा के नीचे आमतौर पर उंगलियों पर हो सकती है। इस स्थिति के बाद आखिर में युवाओं को सोरोपिसिटिव आर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा हर उम्र के मरीजों में, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, गठिया के समान लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बीमारी में लोगों को जोड़ों में जकड़न, सूजन, लालिमा, दर्द, जलन, हाथों पैरों की उंगलियों और गांठों में दर्द, दैनिक कार्य करने में परेशानी, चलने फिरने और उठने बैठने में तकलीफ,
जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस के गंभीर मामलों में बुखार, वजन घटना, लिम्फ नोड्स में सूजन और थकान के अलावा फेफड़े, हार्ट और किडनी से संबंधित बीमारी जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। बच्चों में गठिया के इलाज के लिए कुछ अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें शामिल है मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए पौष्टिक आहार, जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कार्टिकोस्टेरॉइड्स या एंटी रूमेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल, बच्चों के जोड़ों को लचीला बनाने के लिए नियमित व्यायाम। वहीं युवाओं में गठिया के इलाज के लिए भी कई उपाय कारगर हैं। गठिया मरीजों को खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठंडी चीजों से परहेज करना, बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी को अपनी डाइट में दूध व फल जरूर शामिल करने चाहिए। दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करें, सीढ़ियां चढ़ने से बचें। तो आपने देखा कि किस तरह से हर किसी को जोड़ों में दर्द की समस्या है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए और समस्या के समाधान बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय पवार, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, और डॉक्टर विशाल कौर अग्रवाल, रूमेटोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भारत एक्सप्रेस में। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर अजय पवार आपसे रहेगा कि गठिया रोग यानी कि जोड़ों का दर्द क्या है और ये किस तरह से लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हर एक जोड़ का दर्द गठिया या गठिया बाय अलग अलग टाइप के कारण हो सकते हैं। इनको गठिया को गठिया बाय या बाय से दोनों अलग चीज, यानी कि एक चीज होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गठिया बाय अमूमन बोला जाता है, जो यंग एज में होती है। एक होती है बाय की दिक्कत। बाय की दिक्कत गठिया नहीं है, बाय की दिक्कत होती है एज रिलेटेड चेंजेस, जिसको इंग्लिश में मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। तो आज हम गठिया बाय के बारे में डिस्कस करेंगे। गठिया बाय एक्चुअली है क्या, इसके कारण क्या है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कब इसको बिल्कुल क्योर किया जा सकता है, क्या क्योर संभव है या नहीं है। तो गठिया बाय बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसका कोई कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। ऑटोइम्यून मतलब कोई चीज हमारे इम्यून सिस्टम में गड़बड़ होती है जिसकी वजह से ये गठिया बाय होती है। कुछ फैमिलीज में रन करती है, अगर पेरेंट्स में हो तो बच्चों को होने की ये जरूरी नहीं हो, पर एक संभावना रहती है। मदर की साइड से, फादर की साइड से, दोनों तरफ से लड़के लड़कियों में आ सकती है। गठिया बाय यूजुअली अर्ली एज में होती है, यूजुअली 20 और 30 साल की उम्र के आसपास गठिया बाय डेवलप हो जाती है, उसके प्रॉब्लम आने लगती है। लेट स्टेज में भी हो सकती है, अर्ली स्टेज 20 साल से उम्र से पहले भी हो सकती है, छोटे बच्चों को भी हो सकती है, पर उसमें थोड़े सिम्टम डिफरेंट होते हैं। उनको उसमें जब छोटे बच्चों में होती है, 16 साल से कम एज हो, तो उसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। यंग लोगों में, एडल्ट लोगों में और होती है तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम यानी कि क्या क्या मरीज को परेशानी महसूस होती है। छोटे जोड़ों में दर्द होता है, उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आते ही सुबह अकड़ाहट रहती है, कम से कम आधे घंटे तक सुबह अकड़ाहट रहती है, और अगर ठंड हो तो वो बढ़ जाती है, बारिश या बादल का मौसम में वो बढ़ जाती हैं दिक्कतें। बाकी बड़े जोड़ों में भी दिक्कत हो सकती है। अगर ये सुबह हो, आधा घंटा स्टिफनेस रहे, तो इसको गठिया बाय बोलते हैं। गठिया बाय और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम दोनों अलग हैं। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम खान पान में आपके अगर एक्सेसिव प्रोटीन जाए तो उसकी वजह यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, पर गठिया बाय एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तो गठिया बाय जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर 6 हफ्ते से ज्यादा ये प्रॉब्लम है, फैमिली में ये प्रॉब्लम है, सूजन है, तो गठिया बाय का एक ट्रीटमेंट है, प्रॉपर जो है डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कुछ दवाइयां हैं उसकी शुरू होती है, जिनके कुछ साइड इफेक्ट हैं जिनको मॉनिटर करना पड़ता है। लंबा इलाज चलता है, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योरेबल नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर अजीत ने बिल्कुल अच्छी तरह समझाया कि इससे क्या असर पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर विशाल भी मौजूद हैं। डॉक्टर विशाल, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जोड़ों का दर्द अगर किसी को होता है तो क्या इससे दिल पर भी कोई असर पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये दिल पर असर होना मैं 3 स्टेजेस में बता सकती हूँ कि एक बचपन में, एक अडल्ट्स में और एक ओल्ड एज में। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, वो यंग टू मिडिल एज टू ओल्ड एज में हो सकता है।
एंड सबसे पहले मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि वो इतना कॉमन भी है और उसके इतने इफेक्ट्स सारे बॉडी पे आते हैं और हार्ट से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि ये डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो आर्थराइटिस हम ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस लेते हैं, या फिर मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे बाय। तो जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसमें क्या है कि हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, जिससे बॉडी में और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है। और इन्फ्लेमेशन हमें जोड़ों में तो दर्द, स्वेलिंग और जकड़न से पता चलती है, लेकिन वही इन्फ्लेमेशन सारी बॉडी में रन कर रही होती है, जिसके कारण धीरे धीरे ओवर टाइम हमारे ब्लड वेसल्स, हार्ट में चेंजेस आने लग जाते हैं, वो डैमेज होता है धीरे धीरे। सो आफ्टर 10 to 15 to 20 इयर्स हमें हार्ट अटैक आने लग जाते हैं। तो एक ये रिलेशन जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसमें कि रूमेटॉइड हो या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सोराइटिक आर्थराइटिस, और या हमारे कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस जिसमें SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, इन सब का बिकॉज लंबी देर इन्फ्लेमेशन बॉडी में चलती रही है तो उसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। और दूसरा कैटेगरी अगर मैं लूं तो वो है बचपन में, जैसे 5 से 15 साल के बच्चों में रोमैटिक फीवर। सो उसमें फीवर होता है जिसमें जोड़ों में, स्किन में, हार्ट में तकलीफ हो सकती है। 40 to 50 to 80% रादर बच्चे हार्ट की तकलीफ उस टाइम हो जाती है। और अगर हम वो एक रोमैटिक फीवर एक इन्फेक्शन के कारण होता है, थ्रोट में इन्फेक्शन होती है जिसके 2 से 4 हफ्तों के बाद रोमैटिक फीवर हो जाता है, लेकिन वो बहुत इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं इन द सेंस कि अगर हम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, सोर थ्रोट पे ध्यान दें, हाइजीन पे ध्यान दें, तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं रोमैटिक फीवर होने के। और अगर रोमैटिक फीवर जल्दी पहचाना जा सके और उसे एक पीडियाट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट देखें तो बहुत अच्छा हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि उसका उस टाइम जो रोमैटिक फीवर होता है उसके जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो दिखते हैं 10 से 20 साल के बाद। तो उसको कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज। और तीसरी कैटेगरी आई वुड से, व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट, बट आई वुड स्टिल से दैट जब हमारी एज रिलेटेड या हमें डीजेनरेटिव आर्थराइटिस या हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, जब हम अभी तक कहते थे कि ओल्ड एज में शुरू होता है, आजकल अब ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स से भी शुरू हो जाता है। कुछ फैमिलीज में वो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी शुरू हो जाता है, कुछ में थोड़ा लेट होता है। सो यंगर एज ग्रुप में भी हो जाता है। सो प्रॉब्लम क्या होती है उसमें कि हमें जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द हो रही है, जिसके कारण हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है। एंड 50 इयर्स के बाद तो हमें एनीवेज वी नीड टू बी वर्किंग हार्ड फॉर आवर हेल्थ, फॉर हार्ट हेल्थ। और उसी एज में अगर हमारे जोड़ों का दर्द हो जाए, वी आर नॉट एबल टू वॉक, तो हमारी हार्ट हेल्थ हम कैसे उसको मेंटेन कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। सो ऑल काइंड्स ऑफ आर्थराइटिस इज रिलेटेड विद हार्ट अटैक सम और द अदर वे। तो इस जो ओल्डर एज ग्रुप में भी रूमेटॉइड और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है, वो भी जोड़ों को अफेक्ट करेगा, जोड़ों में डिफॉर्मिटीज करेगा एंड ओवर टाइम हार्ट को कर देगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि हम एजिंग अभी तक मानते थे कि डीजेनरेशन है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू हार्ट अटैक्स बिकॉज ऑफ non-mobility, because of not walking, not exercising. तो इसको अगर हम टाइम पे पकड़ लें और अच्छे से ट्रीट करें तो आई थिंक वी शुड डू वेल। अब मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर विशाल आपसे। एक सवाल ये आता है, क्या जो जोड़ों का दर्द है, ये बीमारी है, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर एज होती है जब ये ज़्यादा अफेक्ट करता है? से गठिया या अर्थराइटिस या ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये किसी भी एज में अफेक्ट कर सकती है, बट मेजरली हम यंगर अडल्ट्स में देखते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यंग अडल्ट्स का तो क्या किसी भी एज में जैसे बचपन से लें तो बचपन में यंगर 2-3 साल के बच्चों को भी कुछ तरह का आर्थराइटिस है, वो शुरू हो सकता है। बट ये GIA है, ये लेटर एज लाइक 7-8 ईयर्स से लेकर 16 साल की एज तक शुरू हो सकते हैं किसी भी। और फिर यंगर अडल्ट्स में 16 साल से लेके लेट ईयर्स तक कभी भी शुरू हो सकती है। बट मेजरली ये विमेन में यंगर 20 से लेके 35 ईयर्स की प्राइम एज होती है जब ये होता है। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ओवर टाइम, ओवर ईयर्स, ओवर एज बढ़ता रहता है। तो किसी भी एज में आर्थराइटिस हो सकता है।
जी। बट एक और आर्थराइटिस है जिसको हम कहते हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। वो जनरली 45 ईयर्स से कम एज में ही शुरू होता है। और अगर हम बच्चों की एज देखें तो 8th 9th 10th 11th ईयर्स जो क्लास होती है उसमें शुरू होता है। एंड जनरली 45 ईयर्स के बाद नहीं आता है। जो उसके बाद जो बैक पेन्स और दूसरा आर्थराइटिस है वो ज्यादा डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस सारी एज में कभी भी आ सकता है, बट प्राइम इज यंग, मे बी 20 to 35 to 45 ईयर्स। डॉक्टर, क्या एक जो लाइफस्टाइल है आजकल लोगों की वो इतनी हेल्दी नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, थोड़ा लेथार्जिक है, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है इसके लिए? डेफिनेटली ऑटोइम्यून आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में ओबेसिटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज वन फैक्टर, बिकॉज ओबेसिटी और ज्यादा फैट होना इटसेल्फ इज एन इन्फ्लेमेटरी स्टेट। तो वो भी प्रीडिस्पोज करता है कोई भी ये आर्थराइटिस को ट्रिगर होने के लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्मोकिंग। Smoking is one lifestyle habit that has been shown that is directly associated with triggering of arthritis. So rheumatoid may be ankylosing spondylitis may smoking is a big factor to trigger, to start it. You know, the predisposition is already there in our body, but उसको शुरू करने के लिए, जैसे हम कह रहे थे कि कोरोना में शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत सारे आर्थराइटिस बढ़ गए थे, so वो वायरल डिजीजेस भी उसको ट्रिगर कर देती है, वैसे ही स्मोकिंग ट्रिगर कर देती है। और लाइफस्टाइल changes is of course one big factor for this. And another thing is for our age related arthritis which is osteoarthritis, जो कि हम आजकल, अब जैसे मैंने कहा कि यंगर एज में भी शुरू हो जाता है, 30 35 40 इयर्स में osteoarthritis हो जाता है। उसमें डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल से क्या है उसमें चेंजेस, जैसे विमेन के लिए किचन्स में लंबी देर खड़े होना, खाने बनाते रहना, और कोई रेगुलर एक्सरसाइजिंग या रूटीन वर्क जो पहले कुछ सालों पहले जो हमारी मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स करते थे वो एक्टिविटीज नहीं है, तो उससे एक बड़ा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस इट इज डेफिनेटली देयर। सो हमें रूटीन एक्सरसाइजिंग, रूटीन और एंड हैविंग अ गुड फूड जिससे कि वेट नहीं बढ़े, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आवर जॉइंट हेल्थ। बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने वेट का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इसके लिए। और एक सवाल और जो दिमाग में आता है दर्शकों के, कि अगर जॉइंट पेन किसी को है, उसने दवाई शुरू कर दी, तो क्या दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, और क्या इस दवाई का कहीं ना कहीं दिल पर भी कोई असर होता है? सो दीज आर रियली मिथ्स। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये क्या होता है। जैसे कि हमें बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वो हमारे अंदर बॉडी में हमारी प्रीडिस्पोजिशन है, बट वो किसी ट्रिगर से शुरू हो गई है। अब वो इन्फ्लेमेशन क्या करेगा बॉडी में? इन्फ्लेमेशन जोड़ों में तो दर्द, सूजन और धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज डैमेज करेगा, पूरे हार्ट, लंग्स, आईज, और कई आर्थराइटिस किडनीज को भी अफेक्ट कर देते हैं। सो इट इज वेरी डिफरेंट इन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। तो इसलिए उनका इलाज अर्ली एज में शुरू करने से, अर्ली फेज में अगर अर्ली ही हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट डेफिनेटली इनका इलाज लंबा चलता है, बिकॉज द डिजीज इज इनसाइड आवर बॉडी। जैसे हम डायबिटीज का कहते हैं, ब्रोंकियल एस्थमा का कहते हैं, हाइपरटेंशन का कहते हैं, सो ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। सो हमें लंबी देर डेफिनेटली इलाज लेना पड़ता है। बट देन वी हैव टू वे, बिकॉज अगर हमारा आर्थराइटिस चलता रहेगा तो वो तो डैमेजिंग है, वो तो सारी बॉडी को डैमेज कर ही देगा। बट वी हैव सच गुड ट्रीटमेंट नाउ, एंड अर्ली आर्थराइटिस में इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, अगर हम जल्दी शुरू करें तो उसके आउटकम्स इफ वी सी आफ्टर 10 years 15 20 years ब्यूटीफुल। सो दैट इज वाई हमें ये समझना है कि हम क्या अंडरगो कर रहे हैं। अगर हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि एज रिलेटेड है, स्ट्रक्चरल है, उसमें कोई बॉडी में ऐसी डिजीज नहीं है, बट देयर इज नी पेन, तो उसमें हमें ऐसी लेने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर हम अर्ली स्टेज में अपने घुटनों को अच्छी एक्सरसाइज देंगे, वेट रिड्यूस करेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं वो लेंगे, तो बहुत अच्छा चलेगा। बिकॉज वो क्या है, वो है नी की एज हमें बढ़ानी है। बिकॉज जब हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसका एंड पॉइंट क्या होता है?
सर्जरी बिकॉज वी हैव रिप्लेस द नीज। बट अगर हम शुरू में उसको पहचान लें और उसका अच्छा ट्रीटमेंट करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, कुछ जो जैसे डॉक्टर बताता है, कुछ हमारे पास इंजेक्शंस हैं, वो चलते रहे तो बहुत लंबी लाइफ हो जाती है। बिल्कुल, तो अच्छी definitely एक्सरसाइज करें, लंबा सप्लीमेंट्स treatment तो लें, है। डॉक्टर से इंजेक्शन लें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको सर्जरी तक जाना पड़े। डॉक्टर, इसके अलावा डाइट किस तरह की होनी चाहिए, लोगों को खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए इसको लेकर? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आजकल इतनी अवेलेबिलिटी है फूड की, एंड देयर इज एंड गुड टेस्टिंग फूड, बट दे आर नॉट गुड फॉर अ हेल्थ। तो इसलिए हमें इम्पॉर्टेंट चूज करना कि व्हाट इज गुड फॉर अस। सो अ गुड बैलेंस्ड डाइट विच हैज लॉट ऑफ protein and calcium, and of course we need carbohydrates, but since आजकल हमारे जंक फूड इतना अवेलेबल है which is rich in carbohydrates, और हम चला लेते हैं, उससे क्या है कि हमारी ओबेसिटी बढ़ जाती है बहुत हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से। तो इसलिए हमें ये चूज करना है कि हमारे जो भी 3 या 2 मील्स लेते हैं उसमें एक प्रोटीन कंटेंट, मे बी इफ यू आर वेजिटेरियन तो उसमें मे बी लेग्यूम्स, दाल, चने या पनीर, लो फैट पनीर, टोफू, ये सब चीजें इन चीजों में से जरूर इंक्लूड हो। नॉन वेजिटेरियन है तो हम उसमें एग्स, चिकन डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। सो हर मील में प्रोटीन, हमारे इंडियन फूड की यही प्रॉब्लम है कि प्रोटीन कंटेंट एंड स्पेशली वेजिटेरियन की बहुत कम होता है। तो दैट वी हैव टू इंश्योर दैट तीनों मील्स में हमारा एटलीस्ट प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, एंड आई ऑलवेज से वी हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स इन आवर फूड एंड रिड्यूस द carbohydrate intake. So that way, and if we are exercising and a balanced, good, high protein meal, say we should we can do the best for our body. बिल्कुल, भरपूर मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, तीनों मील्स में कोशिश करनी चाहिए, प्रोटीन जाए, वेजिटेबल्स जाएं। और डॉक्टर विशाल, एक बात और है कि सर्वाइकल पेन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत लोगों में देखा जा रहा है। इसका जॉइंट से क्या कनेक्शन होता है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? So this is again, I would say it is more of a lifestyle disease. एंड एक खासियत होता है कि जो हमारा नेक का जो फेशिया, जो टिश्यूज होते हैं, दैट्स अ वेरी सेंसिटिव टिश्यू। तो कोई भी एक तो हमें स्ट्रेस होगा, चाहे फिजिकल स्ट्रेस है चाहे मेंटल स्ट्रेस है, उसमें टाइटनेस आ जाती है। एंड सेकेंड इज आवर पोस्चर, एंड व्हाट वी ऑल डू, आजकल क्या करते हैं हमारे टेलीफोन्स। सो टेलीफोन इज अगेन हैज अ बिग रोल टू प्ले फॉर अ नेक पेन। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ी बहुत चेंजेस इन लाइफस्टाइल तो करनी पड़ेंगी। व्हाई? बिकॉज कई लोगों में ये इतनी ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है टू हैव नेक पेन एंड टाइटनेस इन द नेक दैट हर रोज का काम करने में ही उनको डिफिकल्टी हो जाती है। तो उसका अब जड़ से मिटाने के लिए तो यही इसी का उपचार है कि हमें अपनी नेक को एक तो और नेक मसल्स को स्ट्रांग रखना है, विच कैन ओनली बी डन बाय रेगुलर एक्सरसाइजिंग, जिसमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, सो दैट द मसल्स आर स्ट्रांग इनफ टू टेक द स्ट्रेस। एंड सेकेंड इज एज आई टोल्ड कि जिसमें फिजिकल स्ट्रेस, और फिजिकल मतलब हमें बहुत ज्यादा आजकल भाग दौड़ लगी रहती है, और मेंटल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ सम मेंटल स्ट्रेस, उन सबको काम डाउन करने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गिव आवर सेल्स मोर टाइम। तो ये सब चीजें तो प्रिवेंटिव हैं, एक्सरसाइजिंग एंड रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, एक पॉस्चर सही रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रिलैक्स रहना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है इस वक्त की लाइफस्टाइल में आजकल को ध्यान में रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हेल्दी भारत में मेरे साथ आज इतना ही। कल इसी समय आपके हेल्थ से जुड़े नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।